चैप्टर में अभी तक हम आर्टिकल 12, 13 और 14 3 आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में आज हम आर्टिकल 15 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है। इस बारे में ये आर्टिकल है और इस बारे में कौन से मूल संविधान में कितने इसमें क्लॉजेज थे, इसके बाद में जो क्लॉजेज 4, 5 और 6 कब जोड़े गए, क्या उनके रीजंस रहे, इन सब पर आज हम डिस्कस करेंगे। और आर्टिकल 14 तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो चैट सेक्शन में आप मैसेज कर दें, आपका वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, डायरेक्ट और पेन और पेपर निकाल लीजिए और आप एक कोशिश करिए कि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो आप साथ में हाइलाइटर जरूर यूज करें, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आर्टिकल में आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि हाँ ये जैसे कि 14 में 14 जैसे कि इसके लिए व्यक्तियों के लिए है, और ये जो 15 आर्टिकल नंबर 15 है वो नागरिकों के लिए। तो ये जो कुछ हाइलाइट्स हैं, आप कोशिश करें कि आप हाइलाइटर यूज करें और सबको हाईलाइट कर दें जो मोस्ट चीजें हैं। देखिए, आर्टिकल 15 की हेडिंग क्या है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। क्या है विभेद? जो विभेद शब्द है इसका मतलब होता है कि भेद नहीं किया जाएगा, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, विभेद का मीनिंग ये निकलेगा कि भेदभाव का ना होना। ठीक है, विभेद शब्द अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो विभेद का मीनिंग ये होगा। ठीक है, अब 15 का जो 1 है वो बताता है राज्य के बारे में कि राज्य कहां विभेद नहीं करेगा। तो क्या लिखा है आप देखें कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, इसको हाईलाइट कर दे, केवल, ये जो केवल शब्द है इसको भी हाईलाइट करें, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, कि इनमें से कोई एक आधार पर भी या फिर इन सब के आधार पर, केवल धर्म के आधार पर, केवल मूलवंश के आधार पर, केवल जाति के आधार पर, केवल लिंग के आधार पर, केवल जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से किसी के आधार पर या इन सब के आधार पर राज्य किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये जो 15(1) है वो राज्य की सीमाओं को बताता है कि राज्य के मतलब राज्य कोई ऐसी व्यवस्था देश में नहीं बनाएगा कि उससे किसी के साथ धर्म को लेकर या फिर वो किसी स्पेसिफिक मूलवंश से हैं उसको लेकर या फिर कोई जाति से हैं, तो ऐसी कोई स्थिति, ऐसा कोई कानून या फिर कोई भी रूल्स रेगुलेशन राज्य नहीं बनाएगा जिससे कि किसी के साथ इन आधारों पर विभेद हो सके। तो एक आप ये देखते हैं कि एक वर्ड क्या लिखा है, केवल। केवल का मतलब यह है कि इन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, केवल का मीनिंग एक जो है, जो इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये कहा जा सकता है कि इनके अलावा किसी अन्य आधार पर विभेद किया जा सकता है। किस आधार पर नहीं किया जाएगा? धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर और जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्मस्थान के आधार के अलावा, इनके अलावा अगर कोई आधार राज्य बनाती है तो भेदभाव क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ इन आधारों के अलावा कुछ अन्य आधार पर कोई स्पेसिफिक व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। भेदभाव की स्थिति तो आप देखिए कि भेदभाव तो किसी भी आधार पर नहीं किया जाता है, कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि उसी स्थिति के किसी दूसरे पर्सन को वो चीज दी जा रही है और एक व्यक्ति को नहीं दी जा रही है, ये स्थिति तो नहीं होगी। लेकिन इनके अलावा किसी अन्य आधार पर राज्य किसी के लिए इनको छोड़कर किसी अन्य आधार पर राज्य व्यवस्था कर सकता है। जैसे कि इसमें जैसे क्या नहीं लिखा है, एक शब्द जैसे हम देखते हैं इसमें किसका यूज किया गया, जन्म स्थान। तो इसमें आप देखते हैं कि
निवास स्थान शब्द का प्रयोग नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम हो रहा है यूपी में, ठीक है, तो अगर ये व्यवस्था की जाती है कि इसमें 40% यूपी के निवासी ही होंगे, ठीक है, इस आधार पर ये एक व्यवस्था है, ऐसा ये रूल बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए इसमें क्या शब्द है, निवास। ये जो व्यवस्था यूपी गवर्नमेंट अगर कर रही है, किसी एग्जाम में ये पैटर्न किया जा रहा है कि यूपी गवर्नमेंट 40% लोग कौन होंगे, यूपी के निवासी होंगे। तो ये किस आधार पर किया गया है, निवास स्थान के आधार पर, ठीक है। लेकिन अगर ये व्यवस्था ये कर दी जाए कि ये जो एग्जाम करवाया जा रहा है इसको वो ही लोग देंगे जो यूपी में जन्मे हों, तो फिर उसके आर्टिकल 15(1) का वायलेशन हो जाएगा। क्योंकि देखिए कुछ लोग हैं जो रह तो यूपी में रहे हैं, उनके एंसेस्टर्स भी यूपी में रह रहे हैं, लेकिन कई बार ये होता है किसी की पोस्टिंग कहीं है, कुछ है, तो हो सकता है वो जन्म के समय यूपी में ना रहे हों और जन्म के बाद तुरंत बाद या फिर कुछ समय बाद वो यूपी से पिछले 15 साल से 20 साल से यूपी में रह रहे हों। यूपी में आप रह रहे हैं, वहीं के एग्जाम्स आप देना चाहते हैं, और जबकि अगर ये व्यवस्था कर दी जाए कि अगर इस एग्जाम में कौन पेपर देगा, जो यूपी में जन्मा है, तो जो 15(1) है उसके इस राइट का हनन हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ में जन्म स्थान के आधार पर विभेद राज्य द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि इस तरह से इन आधारों पर राज्य विभेद नहीं करेगा। और एक चीज जो आप समझ लें कि ये केवल शब्द है, इसको ध्यान जरूर रखें। अब हम चलते हैं सेकंड पर। देखिए कोई नागरिक, सेकंड आप देख रहे हैं कि क्या है, नागरिक के लिए व्यवस्था की गई है कि कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ किसी तरह का विभेद ना करे। इसकी व्यवस्था कहाँ है, इसके प्रोविजंस कहाँ है, 15(2) में। 15(1) किसके प्रोविजंस करता है कि राज्य किसी तरह का विभेद नहीं करेगा। और पंद्रह 2 क्या बताता है कि नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ में किसी तरह का विभेद नहीं करेगा, ठीक है। 15(2) देखते हैं कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, कि कोई भी नागरिक है वो किसी दूसरे नागरिक के साथ में इन आधारों पर फिर क्या क्या नहीं करेगा, उसको लिखा गया है क और ख में, कि किसी दुकान में, सार्वजनिक भोजनालयों में, होटलों में और सार्वजनिक मनोरंजन के जो स्थान है उनमें प्रवेश, ठीक है, कि इनमें कि कोई दुकानें हैं या फिर सार्वजनिक भोजनालय हैं या फिर होटल हैं या फिर सार्वजनिक जो मनोरंजन के स्थान हैं उनमें प्रवेश पर कि कोई भी नागरिक दूसरे नागरिक को इनमें इस आधार पर प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित, कि या तो राज्य निधि से कोई जगह है जो या तो पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित है कि सारी संपत्ति उसकी राज्य की ही लगी हुई है उसमें, या फिर पार्शियली जो संपत्ति है वो राज्य की लगी हुई है। राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित, कि हाँ जैसे एक कोई कुआं बना हुआ है और कहा हुआ है कि इसको सब लोग यूज करेंगे, तो कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों। देखिए इसके एक एक शब्द को हम समझेंगे। पहली बात तो क्या है कि राज्य निधि से पोषित होना चाहिए, चाहे वो पूर्णतः राज्य निधि द्वारा पोषित हो या फिर पार्शियली राज्य निधि द्वारा
पोर्शन हो कि भाई 50% तो किसी एक स्पेसिफिक कोई और कम्युनिटी लगा रही है या फिर कोई लगा रहा है, या 50% क्या कर रही है, गवर्नमेंट उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही है। से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित, कि यहाँ पे ये जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कर दिया गया है। कोई कुआं है या तालाब है या कोई स्नाना घाट है। जैसे स्नाना घाट मतलब जैसे कि जितने ये धर्मस्थल वगैरह हैं वहाँ पे जो घाट है जहाँ पे स्नान करने लोग जाते हैं, और एक सड़कें और सार्वजनिक समागम, ठीक है, सार्वजनिक समागम के जो स्थान हैं उनके उपयोग के संबंध में, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रवेश के संबंध में, और यहाँ पे क्या लिखा है, उपयोग के संबंध में। क्योंकि देखिए इसमें जो चीजें आ रही है वो सारी क्या है, उपयोग वाली चीजें हैं, और इसके ऊपर क्या है, ये जो चीजें सारी क्या है, दुकानें, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, ये सब क्या है, ये प्रवेश वाले स्थान है। तो किसी भी कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ में किसी जो ऐसे कह के कि ये इस धर्म का है तो इस दुकान में नहीं घुसेगा, इस मूलवंश का है तो इस भोजनालय में भोजन नहीं करेगा, या फिर इस जाति का है तो इस होटल में ये नहीं रह सकता, या फिर इस जन्म स्थान यहाँ से है तो यहाँ पर ये सार्वजनिक मनोरंजन के जो क्षेत्र हैं, जैसे कोई मेला लगता है और लगता है, तो उसमें प्रवेश नहीं करेगा। इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती हैं। इस तरह की एक्टिविटी कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ नहीं करेगा। और दूसरा क्या है कि पूर्णतया भागता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानों घाटों और सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग में के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व या निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये आर्टिकल का पार्ट जो है वो क्या कहना चाह रहा है, कि अगर कोई पर्सन है वो किसी धर्म का है या फिर किसी मूलवंश का है या कोई जाति का है। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 आधार इसमें बताए गए हैं। इन 5 आधारों पर किसी भी तरह के इस तरह के एक्ट किसी एक नागरिक के द्वारा दूसरे नागरिक के साथ नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और ये जो शब्द लिखे हैं कि दुकानों में प्रवेश के लिए आप इनको सबसे जोड़ना है। क्या लिखा हुआ है, निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन और शर्त के अधीन नहीं होगा। अब इन जो ये जितनी बातें हैं अब इनको कनेक्ट करते हैं इनसे, ठीक है, कि कोई भी धर्म के लिए कि कोई भी धर्म का कोई व्यक्ति है तो ऐसे कोई नागरिक किसी नागरिक को नहीं कहेगा कि तुम इस दुकान में प्रवेश के लिए निर्योग्य हो, ठीक है, कि तुम इस जाति के हो, इस धर्म के हो, या फिर इस जन्म स्थान के हो, या इस लिंग के हो, इस जन्म स्थान से हो तो आप इस दुकान में प्रवेश करने के लिए निर्योग्य हो, ये नहीं कहेगा। दूसरा कि इस सार्वजनिक भोजनालय में आप प्रवेश के लिए निर्योग्य हैं, या फिर अगर इस धर्म का व्यक्ति आएगा तो वो 100 रुपये देगा इस सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करने के लिए, या फिर एंट्री फीस कि इसमें क्या लिखा है, प्रवेश, तो ये सार्वजनिक जो भोजनालय है ऐसे कह दिया जाए। जैसे निर्योग्य, पहली बात तो ये कह दिया जाए कि ये निर्योग्य यहाँ घुस नहीं सकता, लेकिन दूसरा शब्द क्या प्रयोग किया गया है, दायित्व के अधीन नहीं होगा। कॉमा के बाद में डायरेक्ट आगे वाले के साथ में जोड़ के पढ़ते हैं, निर्योग्यता के अधीन नहीं होगा, दायित्व के अधीन नहीं होगा, निर्बंधन के अधीन नहीं होगा, शर्त के अधीन नहीं होगा। ये चारों शब्द इस लास्ट वाले सेंटेंस के साथ में पढ़े जाते हैं, लास्ट वाले वर्डिंग के साथ में पढ़े जाते हैं। तो निर्योग्यता तो क्या हो गई कि आप इस दुकान में नहीं घुस सकते, आप इसमें घुसने के योग्य नहीं है, आप इस सार्वजनिक भोजनालय में खाने योग्य नहीं है, आप इस जाति से हैं, इस धर्म से हैं, इस तरह, ठीक है। दूसरा कि अगर कोई सार्वजनिक भोजनालय है तो दायित्व क्या इंपोज कर दिया जाएगा कि अगर आप इसमें घुसते हैं तो और तो सबको फ्री है, लेकिन आप इस धर्म से, इसलिए आपको 100 रुपये एंट्री फीस देनी पड़ेगी। इस तरह से आप एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से आप किसी दायित्व के अधीन आपको किसी को नहीं करेंगे। फिर थर्ड क्या है, कोई भी निर्बंधन मतलब किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप इस जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग इसके हैं। दूसरा, इस सड़क पर आप नहीं चल सकते हैं कि आप इस धर्म के हैं, इस जाति के हैं, तो यहाँ पर आप नहीं चल सकते हैं। देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ये व्यवस्थाएं की गई थी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो हमारा इतिहास है उसमें ये
हम देखते हैं कि ये चीजें मतलब विद्यमान थी। तो इन चीजों की मतलब स्थिति ये देखी गई थी, तब जाके ये व्यवस्थाएं की गई है। देखिए क्या कहा गया, एक शब्द प्रयोग किया गया है कि होटल सार्वजनिक मनोरंजन में प्रवेश करने से नहीं रोकेगा, के अधीन नहीं होगा। दूसरा, इस वाले सेंटेंस में क्या किया गया है कि साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित, कि कोई कुएं हैं उनमें ऐसे नहीं कह सकते कि आप इस धर्म के हैं तो आप इसमें पानी नहीं भर सकते और इस तालाब में आप पानी नहीं छू सकते, क्योंकि देखिए ये मेंटेलिटी पास्ट में रही है कि इस जाति के लोग इसको हाथ लगा देंगे तो ये अशुद्ध हो जाएगा, पीने योग्य नहीं रहेगा। ये थॉट प्रोसेस लोगों का रहा है, तब जाके ये व्यवस्था की गई है। कोई संविधान में जो बनाने वाले थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनको कोई शौक नहीं चढ़ा था ये प्रोविजंस डालने के, क्योंकि जो 1, 2 और 3 है, ये 3 प्रोविजन तो मूल संविधान में उस टाइम जब संविधान बना था तभी डाल दिए गए थे। तो क्या लिखा गया है कि किसी को ये नहीं कहोगे कि आप इस कुएं से पानी नहीं भर सकते, आप इस तालाब को पानी को नहीं छू सकते हैं, इस नाना घाट को आप, क्योंकि देखिए ये व्यवस्थाएं थी कि हाँ इसी जाति के लोग इस नाना घाट पे नहाएंगे, ये इस जाति के निम्न दलित वर्ग के लोग यहाँ नहीं जाएंगे या नहीं नहाएंगे, इस तरह की व्यवस्थाएं उस टाइम थी। दूसरा, सड़कों पे और सार्वजनिक समागम के जो स्थान है उनके उपयोग के लिए कोई नियोक्ता दायित्व या निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ये क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ये कार्य नहीं करेगा। तो जैसे सड़कों का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो पेशवा थे, तो पेशवा जो थे उन्होंने जो वहां उस समय जो दलित वर्ग था, उस समय एक व्यवस्था कर रखी थी उन्होंने कि अगर मतलब कि किसी एक सड़क जैसे शब्द को भी देखिए प्रयोग किया गया है। देखिए अगर इंटरनेशनल लेवल पर ये चीजें अगर देखी जाती हैं तो सोचिए ये कितनी मतलब एक, आप सोच के देखिए कि क्या शब्द प्रयोग किया गया है कि सड़क पर चलने को लेकर आप किसी तरह का विभेद नहीं करेंगे। अगर कोई इसको पढ़ता है तो ये कितनी अजीब बात है कि किसी के साथ में सड़क पर चलने को लेकर किसी तरह की नियोक्ता दायित्व या निर्बंधन या शर्त नहीं लगाई जाएगी। तो इस चीज को अगर कोई पूछे तो ये पूछ सकता है कि ऐसी बात कौन कर सकता है, लेकिन ये जो तुच्छ हरकतें हैं ना, ये पास्ट में लोगों के द्वारा की गई है। तो जो पेशवा थे उन्होंने अपना जो दलित वर्ग था उनके लिए एक सिस्टम किया हुआ था कि अगर आप चलेंगे तो आपके जो पैरों के निशान बनते हैं वो जमीन पे बने नहीं रहने चाहिए। जमीन पर अगर आपके मिट्टी पर अगर आपके निशान बने रह गए तो वो सही नहीं है। दूसरा, अगर आप, क्योंकि देखिए हर इंसान ह्यूमन बीइंग है, मुंह में स्लाइवा है, सब कुछ, हम एक वो भी तो पर्सन, आप जैसे पर्सन है, तो ये तक उनको था कि आप जमीन पर थूकेंगे भी नहीं। उसके लिए भी ये व्यवस्था थी कि आप कमर पर झाड़ू बांध के, पीछे की तरफ आपके झाड़ू बंधा हुआ होना चाहिए और गले में एक हांडी जैसा एक बर्तन जो लटका होना चाहिए कि अगर आप थूकते हैं तो आप जमीन पर नहीं थूकेंगे, उसमें ही उस बर्तन में ही थूकेंगे। दूसरी बात, आपके कमर पर जब झाड़ू बंदी होगी तो उससे ये होगा कि जब आप चलेंगे तो पीछे के पीछे वो आपके कदम मिटते जाएंगे। ये स्थिति पास्ट में रही हुई है, इसलिए ये प्रोविजंस, इस तरह के प्रोविजंस डाले गए हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल 15(2) क्या कहता है कि कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ में किसी को कहीं प्रवेश से या फिर इन जगहों के उपयोग से नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं करेगा। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित। तो ये एक लाइन आप जरूर समझ लें कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि साधारण जनता का प्रयोग शब्द किया गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर किसी के घर में कुआं है, कि ये क्या है, ये कौन से कुएं के स्नान घाटों की बात कर रहे हैं, ये किसके लिए बात कर रहे हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट में बनाए गए हैं, लोगों के लिए यूज के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अगर आपके घर में कुआं है तो आप मना कर सकते हैं कि भैया तुमको हाथ नहीं लगाना है, इसको हाथ नहीं लगाना है, तुम 1000 रूल बनाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज है तो आप मना करें, कोई भी रूल्स बनाए, उसको 4 फुट दूर खड़े होना है, 10 फुट दूर खड़े होना है, उसके पास खड़े नहीं होना है, हमारे घर में नहीं घुसना है, जो रूल मर्जी बनाए। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज बनी हुई है तो आप इस तरह की किसी के साथ, कोई भी एक नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं करेगा। चलिए बताइए, 15(2) सबको समझ में आ गया? 15(1) और 15(2) सबको क्लियर?
बताइए। अब 15(3) देखते हैं कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने के लिए निवारित नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि जो 15(1) और 15(2) है उनके अपवाद के तौर पर आप 15(3) को देखते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर ही लिख दिया गया है कि किसी के साथ ये भेदभाव नहीं किया जाएगा, एक राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, और दूसरा कि एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट के द्वारा कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस बच्चों के लिए या फिर स्त्रियों के लिए किए जाते हैं, तो इसका मतलब आप फिर ये नहीं कहेंगे कि देखिए अगर बच्चों के लिए ये है कि एक तो जैसे बच्चा अपराध करेगा और एक जो अडल्ट है वो अपराध करेगा, तो देखिए उसमें से अलग अलग व्यवस्था होती है कि जैसे बच्चा करेगा तो एक तो उसको पनिशमेंट कम है, दूसरी बात उसको जेल में नहीं भेजा जाएगा, जबकि अडल्ट अगर कोई क्राइम करता है, अगर मेजर क्राइम करता है तो उसको जेल में भेजा जाएगा, जबकि अगर कोई माइनर क्राइम करता है तो उसको सुधार गृह में भेजा जाता है, पर्यवेक्षण गृह में भेजा जाता है। जो व्यवस्थाएं जेल जैसा माहौल वहाँ पर नहीं होता है। तो ये एक डिफरेंस आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए या फिर स्त्रियों के लिए ये हो सकता है कि मैटरनिटी लीव वगैरह मिलती है और कुछ व्यवस्थाएं जो हैं जो महिलाओं के लिए की जाती हैं, और अगर कोई प्रोविज़न महिला मतलब वुमेन ओरिएंटेड होता है या फिर चाइल्ड ओरिएंटेड होता है तो उसका आप इस आधार आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये 15(1) और 2 का उल्लंघन है। 15(3) एक सेफगार्ड देता है कि अगर कोई एक्ट राज्य द्वारा बनाया जाता है कि ये स्पेसिफिकली किसके लिए, महिलाओं के लिए ही या फिर बच्चों के लिए कोई प्रोविजन कोई एक्ट देता है, तो आप 15(1) और 15(2) के वॉयलेशन के बारे में नहीं बोल सकते हैं। देखिए ये 3 आर्टिकल जो थे ये तीनों तो क्या थे, मूल संविधान जब बना था तो उस टाइम थे, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें 4, 5 और 6 ये 3 सब क्लॉज और देखने को मिलते हैं जो अलग अलग समय में जुड़े हैं। तो 3 पहले तो सबसे पहले आप ये डाल लें कि जो 15(4) है वो फर्स्ट अमेंडमेंट से जुड़ा है। फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में उससे जोड़ा गया था, और जो 15(5) है वो 93वें संविधान संशोधन द्वारा 2005 में जोड़ा गया था, और इसके बाद में जो 15(6) है वो 103वें अमेंडमेंट के द्वारा 2019 में जोड़ा गया है। ठीक है, अगर आप इसको लिख देती हूँ, ठीक है। पंद्रह 4 जोड़ा था, फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा था, और ये 1951 में जोड़ा गया था, और 15(5) जो है वो 93rd अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, जो लागू हुआ था कब, 2006 में। ठीक है, और इसके द्वारा ये 15(5) जोड़ा गया था, और 15(6) किसके द्वारा जोड़ा गया था, ये अमेंडमेंट नंबर 103 से जोड़ा गया था 2019 में। ठीक है, ये तीनों इस तरह से अलग अलग टाइम जोड़े गए हैं। तो 15(4) पढ़ने से पहले हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक है, ये स्टोरी है मद्रास की। मद्रास में एक वहाँ की गवर्नमेंट में एक व्यवस्था थी, मतलब एक कम्युनल ऑर्डर जारी किया गया था। ठीक है, क्या था, कम्युनल ऑर्डर जारी किया गया था। राजसी एक सांप्रदायिक राजाज्ञा जारी की गई थी, और ये आपको इसलिए बताया जा रहा है जो ये डिस्कशन है क्योंकि इसी का रिजल्ट था कि 15(4) जोड़ा गया था। ठीक है, और एक लड़की थी जिसका नाम था चंपाकम दौराई राजन। ठीक है, ये ब्राह्मण लड़की थी। इसको जस्ट एक स्टोरी लाइन के रूप में पढ़ते हैं, फिर हम इसको केस क्या था बाद में पढ़ेंगे। तो वो जो लड़की थी
वो थी ब्राह्मण, चंपाकम। चंपाकम दोराईराजन, इसको एक कॉलेज में एडमिशन लेना था, ये थी, और इसके साथ में इसकी एक फ्रेंड थी जो क्या थी, SC ST की थी। ठीक है, तो इस लड़की को जब एडमिशन देना था तो इसके नंबर इससे ज्यादा थे, इसके नंबर समझ लो 65 थे और इसके नंबर थे 40। तो जब ये एडमिशन लेने गई, ये ब्राह्मण थी, तो जब ये एडमिशन लेने गई कॉलेज में, तो इससे ज्यादा मतलब 65+ जिन लोगों के नंबर थे उनसे ही सीटें फुल हो गई थी, तो इसका एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन इसके नंबर, इसकी फ्रेंड के नंबर इससे कम थे, 40 नंबर थे, लेकिन वो किससे बिलोंग करती थी, SC ST से बिलोंग करती थी, तो उसका एडमिशन वहां पर हो गया। तो इसको ये लगा कि ये तो मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, केस कर दिया। क्या केस कर दिया कि 29(2) जो है, 29(2) के तहत मेरे फंडामेंटल राइट्स का इसमें हनन हो रहा है। देखिए 29 क्या है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन 29(2) इसने 29(2) के बेस पर ये कहा था कि 29(2) के जो मेरे फंडामेंटल राइट है उसमें मेरे साथ मेरे अधिकारों, मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। क्या लिखा है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, इसमें 4 अलग चीजें हैं। ठीक है, ये मतलब ये चीजें हमेशा याद रखनी है कि किस में क्या क्या आधार बताए गए, ये याद रखें कि किस आर्टिकल में। इसीलिए मैं आपको हाइलाइटर के लिए बोल रही हूँ कि ध्यान में रखें कि हाइलाइटर यूज करें, ताकि आपको, और स्पेसिफिकली एक चार्ट बना ले जो अपने रूम में चिपका लें कि किस में कौन कौन से आधार बताए गए। जैसे इसमें क्या है, 29 में क्या 4 आधार है, कौन से, धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा, या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। और इसको क्या किया गया, ये जाति की वजह से इसको इससे वंचित, ये वंचित हो गई इस वजह से। ठीक है, क्योंकि किसी और को इससे कम नंबर थे फिर भी एडमिशन मिल गया, और इसको ज्यादा नंबर थे फिर भी एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि ये क्या थी, ब्राह्मण थी, और ये SC ST सी थी। तो इसको क्या लगा कि ये धर्म, ये जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। तो ये केस था जिसका नाम क्या था, मद्रास राज्य वर्सेस चंपाकम दोराईराजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसका 15/4 जिसकी वजह से जोड़ा गया था। देखिए ये बोर्ड पे तो मैंने ऐसे ऊपर नीचे कुछ भी मैं लिख देती हूँ, लेकिन अपनी कॉपी में ये पूरा एक ही लाइन में लिखना है। ठीक है, कि मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन, ये एक ही लाइन में आना चाहिए। और अगर आप इस तरह से नहीं लिखना है जैसे मैंने लिखा है ना, इस तरह से नहीं लिखना है। अगर आप उस तरह, अगर कॉपी मतलब जैसे कोई केस हो जिसका नाम कुछ लंबा हो, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि A बनाम B, ऐसे अप डाउन आना चाहिए और फिर नीचे वो लिखना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे नहीं है कि मद्रास राज्य बनाम चंपा को ऊपर लिख दिया, दोराईराजन नीचे लिख दिया। मैंने जो लिखा वो तरीका सही नहीं है, मैंने तो बोर्ड पे ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, तो क्या था, मद्रास राज्य वर्सेस चंपाकम दोराईराजन, इस मामले में क्या हुआ उस पर अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी तक सबको सब कुछ क्लियर है? बताइए, सबको 15/3 तक सब कुछ समझ में आ गया ना?
देखिए ये जो केस हुआ चंपाकम दोराई राजन, इसमें जब चंपाकम ने रिट लगाई थी तो एक पर्सन ने साथ में और रिट लगाई थी और उसी का भी यही आधार था। और इन दोनों रिट्स में ये था कि 29(2) के आधार पर हमारे साथ भेदभाव, कि हमारे इसके धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया और हमारे 29(2) का उल्लंघन हुआ है। तो हाईकोर्ट ने क्या किया, एक ही जजमेंट में दोनों याचिकाओं को मंजूर कर लिया। ठीक है, 2 याचिकाएं लगी थी जिनके दोनों के आधार यही थे कि हमारे साथ धर्म के जाति के आधार पर भेदभाव किया गया, हमारे एफआर का वॉयलेशन हुआ है। तो राज्य सरकार ने क्या किया, ये जो फैसला आया हाईकोर्ट का, मद्रास हाईकोर्ट का, इसकी अपील उनको करनी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो इन्होंने अपील में क्या अपने तर्क क्या दिए थे उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि तर्क की, जैसे ही मुकदमा हुआ तो हाईकोर्ट में रिट लगी थी, क्योंकि देखिए कोई भी रिट लगती है 32 में अगर रिट लगेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में लगेगी और 226 में अगर आप रिट लगा रहे हैं तो वो हाई कोर्ट में लगती है। तो ये सबसे पहले रिट कहाँ लगाई गई थी, हाई कोर्ट में लगाई गई थी 226 के तहत। तो हाई कोर्ट ने उन दोनों याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया था, किसके लिए, परमादेश के लिए। ठीक, परमादेश जारी करने के लिए रिट लगाई गई थी। तो फिर इसके बाद में जब ये क्या हुआ, उस चंपाकम के पक्ष में और एक व्यक्ति और थे उनके पक्ष में ये निर्णय आया था, तो अपील में कौन जाएगा, सामने वाला पक्ष। सामने पक्ष में कौन थे, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार ने ये कहा कि जो आर्टिकल 29 है को कॉन्स्टिट्यूशन के अदर आर्टिकल के साथ में पढ़ा जाना चाहिए। पहला तो एक तर्क तो ये दिया। सेकंड तर्क ये दिया कि जो आर्टिकल 46 है वो राज्य को कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, विशेषकर एससी और एसटी के लिए किसी भी तरह के शैक्षणिक और आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देने के लिए कर्तव्य आरोपित करता है। कि जो आप आर्टिकल 46 है, जो कि क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, वो राज्य को ये कर्तव्य देता है कि वो एससी एसटी लोगों पर ध्यान दे। ठीक है, उनके लिए क्या करें, उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों पर विशेष रूप से ध्यान दे। पहला तर्क क्या दिया कि आर्टिकल 29 को दूसरों के साथ में पढ़ा जाना चाहिए। दूसरों के साथ में किसमें, कि भैया तुम 46 के साथ पढ़ो, कि हमारी ड्यूटी है कि हम एससी एसटी के लिए और विशेष उनके लिए ध्यान दें। और वो हमें कौन बताता है, आर्टिकल 46 बताता है। स्टेट ने ये तर्क दिया। ठीक है, और एक बात क्या कही कि आर्टिकल 46 के जो प्रावधान है वो आर्टिकल 29 सब क्लोज 2 पर अधिक प्रभावित होते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, उनका तर्क ये था कि जो आर्टिकल 46 जो है वो जो एफआर है उन पर प्रभावी है। कि 29(2) तो व्यवस्था करता है, 29(2) ने क्या कहा है, 29(2) अभी हम देख के आए कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिकों की धर्म मूलवंश जाति भाषा के आधार पर वंचित किसी को वंचित धर्म मूलवंश जाति या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल जो 46 है जिसमें क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, तो हमें वो ये कर्तव्य अधिरोपित करता है कि हम इन लोगों के लिए, एससी एसटी के लिए, हम इनके शैक्षणिक व्यवस्थाओं के लिए, इनकी आर्थिक हितों के लिए हम इन पर ध्यान दें। एक ये तर्क दिया था। तो जो प्रत्यर्थी थे, मतलब कौन, जो चंपाकम थी और जो एक पर्सन थे, क्योंकि देखिए इन्होंने जो एक सांप्रदायिक राज्यज्ञा क्या थी कि उसमें क्या था कि राज्य के जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में थे जो थे उनमें बहुत सारी जातियों और समुदायों के जो विद्यार्थी थे उनके लिए कुछ जो स्थान थे उनका निश्चित अनुपात निर्धारित किया था। मतलब क्या था कि स्थानों का आरक्षण धर्म, वर्ण और जाति पर आधारित था। क्या था, जो कॉलेज में सिस्टम किया गया था ना कि इतनी सीटें इसकी, इतनी सीटें इसकी, इतनी सीटें इसकी, तो वो किसके आधार पर थी, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर और जाति के आधार पर। क्योंकि इसमें क्या हुआ, फिर ब्राह्मणों के लिए बहुत कम सीटें बची थी, तो और वो क्या हुआ, पूरी हो गई। तो इस समुदाय के जो योग्यतम विद्यार्थी भी थे ना, कि वो क्या थे, उन जो अदर कास्ट के लोग थे उनसे ज्यादा वो इंटेलिजेंट थे, क्योंकि उनके नंबर ज्यादा थे। तो और क्यों, जो उनको सीटें देने के लिए उनका एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है, तो जबकि वो जो दूसरे समुदाय के जो बच्चे थे वो उनकी अपेक्षाकृत कम योग्य थे, फिर भी, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे, जो ब्राह्मण समाज के बच्चे थे, तो उनको प्रवेश नहीं मिला था। ठीक है, तो इसके आगे जो प्रत्यार्थी थे उनका ये कहना था, उनका मतलब मोस्ट तर्क ये जो था कि जो ये कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर है, जो ये सांप्रदायिक राज्याज्ञा जो है, जो मतलब एक ऑर्डर वहां पे जारी किया गया था, वो 15(1) और आर्टिकल मतलब क्या है, 15(1) क्या है,
राज्य देता है हमें कि राज्य किसी तरह का विभेद नहीं करेगा, तो 15(1) और 29(2) का वॉयलेशन था कि जैसे हमें 15(1) के तहत भी हमें राइट है कि राज्य किसी तरह का क्या नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा, और दूसरा 29(2) की इन चारों आधार पर किसी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जो चंपाकम थी उसका ये कहना था कि मेरे 15(1) का और 29(2) का वॉयलेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के SR दास जस्टिस उस टाइम थे, उन्होंने और 7 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी, 5 से ऊपर 5 या 5 से ज्यादा होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है। ठीक है, तो उन्होंने ये तर्क दिया, इस मामले में ये डिसीजन दिया गया कि जो आर्टिकल 29(1) है वो नागरिकों के एक वर्ग की भाषा, लिपि या फिर संस्कृति को संरक्षित करता है। देखिए 29(2) क्या है, 29(1) क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो जो 7 जजों की बेंच थी उन्होंने क्या कहा कि 29(1) जो है वो नागरिकों के एक वर्ग के भाषा की, लिपि की और संस्कृति को संरक्षित करता है, लेकिन जो इसका क्लोज 2 है वो क्या है, वो इंडिविजुअल सिटीजन के जो राइट्स हैं उनकी सुरक्षा करता है, उनको प्रत्याभूत करता है। ठीक है, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही कि आर्टिकल 29(2) में बताई गई शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने का अधिकार किसी नागरिक को नागरिक होने के नाते उपलब्ध है। क्या है कि 29(2) में क्या कहा गया है कि कोई भी शिक्षण संस्थान है उसमें प्रवेश, क्या लिखा है कि राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश, ये शब्द शिक्षा संस्था में प्रवेश, शिक्षा संस्था में प्रवेश से ये क्या लिखा है, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 29(2) में बताई गई शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने का जो अधिकार है वो नागरिकों को नागरिक होने के नाते उपलब्ध है, न कि किसी समुदाय या नागरिकों के किसी वर्ग के सदस्य होने के नाते। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कुल मिला के बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि अगर आपको किसी प्रवेश की व्यवस्था दी जा रही है तो वो आपको नागरिक होने के नाते दी जा रही है, ना कि मतलब कि आप इस समुदाय के हो, इस समुदाय के नागरिक हो, इस वर्ग के नागरिक हो, इसलिए नहीं दी जा रही है 29(2) की व्यवस्था। मतलब कि आपको नागरिक के तौर पर ही कहीं एडमिशन मिले। समझ रहे हैं ना आप कि ऐसे नहीं है कि आप इस धर्म के हैं तो एडमिशन मिलेगा और इस धर्म के हैं तो नहीं मिलेगा, या फिर इस मूलवंश के हैं तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये आधारों को इसलिए ही रखा गया है कि नागरिक को नागरिक होने के नाते एडमिशन मिलना चाहिए, ना ही तो इनके आधार पर विभेद होना चाहिए और ना ही इनके आधार पर एडमिशन होना चाहिए कि भाई इस धर्म के हो तो ही मिलेगा। ये व्यवस्था सोचिए कितना बढ़िया डिसीजन, कितने बढ़िया डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। तो दोनों बातें कह दी। एक तो ये कह दिया कि आर्टिकल 1 जो 29(1) जो है वो क्या करता है, भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करता है। दूसरा क्या करता है, इंडिविजुअल जो सिटीजन है उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या कह दी कि नागरिकों को नागरिक होने के नाते एडमिशन मिलना चाहिए, ना कि किसी समुदाय या किसी वर्ग के लिए। तीसरी बात क्या कही कि यदि कोई नागरिक कोई आवश्यक मतलब किसी चीज के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो मतलब धारण नहीं करता है, उसके पास में कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जो होनी चाहिए लेकिन उसके पास में नहीं है, तो हो सकता है उसको वंचित किया जा सके। क्योंकि देखिए हर एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ, हर एडमिशन के लिए कुछ ना कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन बनाई जाती है। तो अगर किसी के पास में नहीं है तो आप नो डाउट उसको वंचित कर सकते हैं। तो वो मतलब उस आधार पर कि मेरे पास ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मेरे पास नहीं है फिर भी मैं जाके कह दूं कि मेरे को प्रवेश नहीं दिया, ये मेरे FR का वायलेशन है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते। लेकिन ये अगर ऐसी स्थिति हो कि कोई के पास में कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, बाकायदा वैसी क्वालिफिकेशन उसके पास में है और उसके बावजूद उसे ऐसे अधिकार जो दिए गए हैं उससे जो उसको वंचित कर दिया जाए, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली FR का वायलेशन है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली। ठीक है, नेक्स्ट बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोली कि आर्टिकल 37 मतलब ये क्लियर करता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या है,
वो अपरिवर्तनीय है। इसलिए जो संविधान के भाग 3 के अधिकार हैं वो उन पर जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अधिक प्रभावी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो मद्रास गवर्नमेंट थी उन्होंने ये तर्क दिया था कि जो आर्टिकल 45 है वो 29 के ऊपर अधिक प्रभावी है, क्योंकि वो हमें स्पेसिफिक व्यवस्था करने का राइट देता है। और इसके बाद में नेक्स्ट बात क्या बोली कि आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समता के अधिकार को बताता है, और इसका जो 16 का जो 4 है वो मतलब 29(2) की कोई बात राज्य को नागरिकों पिछड़े वर्गों के लिए या फिर SC/ST के लिए उत्थान हेतु मतलब निवारित मतलब नहीं करेगा इसके लिए, ठीक है। और आर्टिकल मतलब ये सारे आधार सुप्रीम कोर्ट ने बताए, और इन सब आधारों पर जो उसके डिसीजन के बेस थे ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सांप्रदायिक सरकारी आदेश था, वो जो सांप्रदायिक राज्याज्ञा जो थी, जो उसको उस आदेश को 29(2) से असंगत घोषित करते हुए 15 के अंतर्गत उसको शून्य मान लिया कि ये राज्य द्वारा जो 15(1) कहता है ना कि विभेद नहीं करेगा, तो 29(2) से असंगत होते हुए कहा गया कि ये 15 के अंतर्गत शून्य है, क्योंकि ये 15 के द्वारा राज्य के द्वारा किया गया वायलेशन है FR का। क्या है, क्या कहा कि इसको शून्य मान लिया। और जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर जो था, जो सांप्रदायिक राज्याज्ञा जो थी, उसको जो उसके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था धर्म का, प्रजाति या जाति पर आधारित होने से 29(2) के अंतर्गत जितने जो FR दिए गए थे उनका वायलेशन हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। केस सबको समझ में आ गया कि क्या किस तरह से तर्क दिए और क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, बताइए। ये केस समझ में आ गया क्या? अब मैं आपको रीजन बताऊंगी कि ये केस क्यों आपके साथ में डिस्कस किया गया है। चंपाकम नाम की इस लड़की का जो मद्रास का जो केस है वो आपके साथ में क्यों डिस्कस हुआ है, उसका रीजन ये था। सबको केस में कोई दिक्कत कि केस के इस फैक्ट में किसी तरह की कोई परेशानी? बताइए। डन। देखिए, सब गवर्नमेंट को किसी न किसी स्पेसिफिक किसी भी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं करनी होती है। सेंट्रल पे लेवल पे भी करनी पड़ती है, स्टेट लेवल पे भी करनी पड़ती है। तो जब ये डिसीजन आ गया तो इसमें डिसीजन फाइनली क्या आया कि अगर आपने इस तरह से कोई व्यवस्था की है तो वो 15 का हनन है राज्य के द्वारा। तो फिर क्या किया गया, 93 जो 93rd जो अमेंडमेंट था, देखिए हमने क्या देखा है, फर्स्ट अमेंडमेंट जो था, सॉरी फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था। क्या किया गया था? 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया और ये बात कही, ये 1950 का केस है, ठीक, 15(4) संविधान में जोड़ा गया। नया संविधान संशोधन करके, प्रथम संविधान संशोधन करके, जिससे नवी अनुसूची और सब जोड़ी गई थी। जिस तरह से एक संविधान संशोधन, जिस तरह से एक केस बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, ये सब हमने पहले डिस्कस किया था, उसी तरह से एक संशोधन बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड हो सकता है, इंटरलिंक्ड होती है चीजें। तो जिस तरह से नवी अनुसूची बनाई गई थी, ये सब हमने एक बार डिस्कस भी किया था, और जब हम अनुसूचियां पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बाद में 15(4) जोड़ा गया, इसके जो ये जो डिसीजन आया था इसके तोड़ के लिए, क्योंकि इसमें क्या डिसीजन आ गया था कि आप इस तरह से व्यवस्थाएं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 15 का हनन हो जाएगा, 29(2) का हनन हो जाएगा। तो उसके लिए 15(4) जोड़ा गया। अब आप देखेंगे कि 15(4) क्या कहता है। देखिए, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की, देखिए 29 के खंड 2 की बात क्यों हुई है, इस अनुच्छेद की बात क्यों हुई है, क्योंकि चंपाकम में कौन कौन थे, 15(1) था और 29(2) था। समझ गए? तो क्या लिखा, सबसे पहले संशोधन किया, फर्स्ट अमेंडमेंट किया, और क्या किया, क्या शब्द जोड़े सबसे पहले, इस अनुच्छेद, क्योंकि चंपाकम वाले केस में कौन थे, फर्स्ट 15(1) का हवाला दिया गया था और 29(2) का हवाला दिया गया था। इसीलिए जो आर्टिकल 4 है इसमें 15(4) जो है कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29
के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से, दो आधार कौन से हैं, सामाजिक और शैक्षिक, दो आधार बताए गए हैं, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की कोई पिछड़े हुए नागरिक है, किस दृष्टि से है कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं या फिर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, वे नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, उन्नति हेतु, या पहला सबके पहले क्या है, ओबीसी, पिछड़े हुए के लिए मतलब ओबीसी के लिए, ये व्यवस्था किसके लिए, ओबीसी के लिए। दूसरा क्या है कि उन्नति के लिए अनुसूचित जाति और या अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। क्योंकि देखिए पहला जो ये चंपाकम वाले केस में डिसीजन आ गया था कि अगर कोई राज्य इस तरह से किसी के लिए व्यवस्था करता है तो वो क्या हो जाएगा, 15(1) या 29(2) के खिलाफ हो जाएगा। तो देखिए अब कोर्ट का तो डिसीजन आ गया, तो अगर कुछ करते हैं तो जैसे ही कोई एक्ट बनाते या फिर कोई व्यवस्था करते तो वो चैलेंज हो जाता 15(1) और 29(2) के आधार पर, और इस डिसीजन के बेस पर वो चैलेंज हो जाता कि ये डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, दूसरा 15(1) और 29(2) का वोलेशन कर रहे हैं, तो डायरेक्ट जैसा वो केशवानंद की स्थिति हमने नहीं देखी थी, वो स्थिति यहाँ थी कि ये क्या कर दिया गया, एक प्रोविजन डाल दिया गया कि हम इस तरह की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। तो अब अगर कोई जाता कि भाई हमारे 29(2) का उल्लंघन हुआ है तो कह देते ले भैया ये पड़ा 15(4) हम कर सकते हैं व्यवस्था। जब केस हुआ था उस टाइम ऐसी कोई स्थिति नहीं थी तो बोल नहीं सकते थे। तो फिर फाइनली जब गवर्नमेंट को लगा कि इनको कुछ समुदायों को मतलब ओबलाइज तो इनको सबको रखना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो इनके लिए विशेष उपबंध तो करने पड़ेंगे, तो इन्होंने 15(4) जोड़ दिया। बताइए 15(4) सबको समझ में आ गया? 15(4) क्यों जोड़ा गया था और 15(4) की ये लैंग्वेज क्यों थी, ये दोनों बातें सबको क्लियर? बताइए कि 15(4) की जो ये लैंग्वेज है कि इस अनुच्छेद और 29 के 2 ये शब्द क्यों लिखे गए हैं और ये क्यों जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, ये सबको क्लियर है क्या? बताइए। ठीक, ओके, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप इसमें 4 में चीजें देख रहे हैं कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से, और दूसरा पिछड़े हुए, और दूसरा क्या है नागरिक के और एससी एसटी के लिए व्यवस्था है। तो पिछड़ापन कौन से 2 आधार बताए कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से, ये 2 आधार बताए। तो अब क्वेश्चन ये निकला कि पिछड़ा वर्ग कौन है, और दूसरी बात पिछड़ा वर्ग कौन है इसका निर्धारण कौन करेगा। आर्टिकल तो सब क्लॉज तो इन्होंने जोड़ डाला, लेकिन क्वेश्चन क्या था कि भाई अब पिछड़ा वर्ग पहले बात तो बताएगा कौन कि पिछड़ा वर्ग ये वर्ग पिछड़ा है कि वो पिछड़ा है कि कौन से किस आधार पे पिछड़े हैं। दूसरा कि ये डिसाइड करेगा कौन, ठीक है। तो पिछड़े वर्गों का निर्धारण क्या है, राज्य की कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है कि ये वही पिछड़े हैं कि नहीं है। बाकायदा लिस्ट जारी होती है कि ओबीसी में ये आएंगे, इसमें ये फलाने फलाने ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे। लेकिन कार्यपालिका जो है उसका जो विनिश्चय वो अंतिम नहीं माना जाता है, और कार्यपालिका की ये क्या है, विवेकात्मक शक्ति है, और ये क्या है, न्यायिक नियंत्रण के अधीन है। और अब इसमें 2 केस थे, एमआर बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य, और एक इंदिरा साहनी मतलब मंडल केस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ट्रेंड जिन्होंने सेट कर दिए वो केस हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे, देखिए एमआर बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य, ये केस हुआ था 1963 में। देखिए मैसूर राज्य ने क्या किया कि 1951 में एक शासकीय ऑर्डर पब्लिश किया। उसमें क्या था कि जो ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं उनको छोड़कर शेष, क्योंकि देखिए ये जो पिछड़ा वर्ग वाला डिक्लेरेशन आया हुआ था कि यहाँ भी पिछड़े वर्ग के लिए व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, तो मैसूर राज्य में क्या आया, 1958 में एक शासकीय आदेश पब्लिश किया गया
कि ब्राह्मण जाति के लोगों को छोड़कर शेष जितने भी समुदाय के लोग हैं वो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मतलब क्या है, पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं। और क्या हुआ कि मतलब ब्राह्मण वर्ग इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ब्राह्मण वर्ग को छोड़कर अन्य जितने भी ग्रुप्स थे, समुदाय थे, उनके लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। ठीक है, पहली बात तो ये। इसके फैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि एमआर बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य का केस क्या था। दूसरा क्या था कि राज्य सरकार ने क्या किया, पहले तो इन्होंने 75% आरक्षण कर दिया, फिर 75% आरक्षण के बाद में 1959 में, 1960 में और 1961 में मतलब आदेश को प्रसारित करके और इस जो ये नीति बनाई थी उसको क्या किया, प्रभावशाली बना दिया 61 तक। लेकिन कुछ ना कुछ देखिए, 75% आरक्षण आपने अगर एक जाति को छोड़कर सबको दे दिया है तो मुद्दे तो बनेंगे। तो 1962 में जो पिछले सारे ऑर्डर जितने थे उनके मैसूर राज्य के, उन्होंने उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, उनको निरस्त करके और एक नया आदेश पब्लिश कर दिया। और उसमें क्या था कि जो पिछड़े वर्ग जो था, कि जो पिछड़ा वर्ग है कि ये फलाने क्या है, पिछड़े वर्ग हैं। जो पिछड़े वर्ग तो मतलब बताया था कि ब्राह्मणों को छोड़ के सब पिछड़े हैं। तो इन्होंने क्या किया, पिछड़े वर्ग को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक क्या था, पिछड़ा वर्ग, और दूसरा अधिक पिछड़ा वर्ग। ठीक है, 2 पार्टों में इन्होंने पिछड़े वर्ग को डिवाइड कर दिया। तो इस ऑर्डर से क्या हुआ था कि मेडिकल और जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे उनमें 66% आरक्षण पिछड़े वर्ग को और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए निर्धारित कर दिया गया। कितना, 66% कर दिया गया। पहले जो 75% था उसको हटाकर पिछड़े वर्ग को 2 हिस्सों में बांट दिया, पिछड़ा वर्ग और अधिक पिछड़ा वर्ग। और इस तरह से और 66% आरक्षण क्या किया, किसके लिए कर दिया, ओबीसी के लिए, दूसरा एससी के लिए और तीसरा एसटी के लिए। और बचा हुआ जितना प्रतिशत था उन सीटों पर क्या कर दिया कि अब इन पे जो आएंगे वो मेरिट बेसिस पे आएंगे। और इस तरह से 68% आरक्षण कुल मिला के इन्होंने आरक्षित कर दिया था और बचा हुआ 32% इन्होंने मेरिट बेस पे कर दिया गया था। तो ये जो ऑर्डर था उसके खिलाफ में 23 याचिका लगी आर्टिकल 32 के तहत। और किसके लिए, मैंडमस रिट के लिए, परमादेश के लिए आवेदन किया गया। और उन्होंने तर्क क्या दिए कि जो ये जिन्होंने जो अपीलार्थी थे उन्होंने क्या कहा कि 68% जो आरक्षण दिया गया है इस राज्य, मैसूर राज्य के द्वारा, वो उचित नहीं है और वो 15-4 के साथ में धोखा है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप एक कोर्ट का डिसीजन आता है, लेकिन उस डिसीजन का सत्यानाश करने के लिए आप 15-4 ले आए। ठीक है, 15-4 तो ले आए, लेकिन 15-4 मतलब 68% आरक्षण दे दिया आपने। तो जो 15-4 है कि भाई कह रहे हैं कि हाँ भाई कुछ व्यवस्थाएं की जा सकती है, तो लेकिन 15-4 तो फिर एक धोखेबाजी हो गई, क्योंकि आरक्षण कितना दे दिया आपने, 68%। और दूसरा तर्क ये था कि यदि राज्य सरकार द्वारा 68% आरक्षण लागू नहीं करेगी, अगर कि स्टेट गवर्नमेंट अगर 68% आरक्षण लागू नहीं करती है तो हमको क्या होगा, मेडिकल कॉलेज में और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में हमको एडमिशन मिल जाएगा। ये 2 बेस पर उन्होंने रिट लगाई। ठीक है, तो कोर्ट ने इस पर ये डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब फाइनलाइज किया कि जो ये पिछड़ा वर्ग और अत्यधिक पिछड़ा वर्ग क्या है, ये गलत है, इस तरह से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। और 15-4 में पिछड़ी जाति शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मणों को छोड़ के सारे शैक्षणिक रूप से क्या हैं, पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि इन्होंने एक जाति को बना दिया ना कि ये जाति तो पिछड़ी नहीं है और सारी पिछड़ी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 15-4 में पिछड़ी जाति शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, वरन नागरिकों का पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो नागरिकों का पिछड़ापन मतलब न केवल शैक्षणिक रूप से वरन सामाजिक रूप से भी होना चाहिए। ये कमेंट्री सुप्रीम कोर्ट ने दी, क्योंकि देखिए क्या लिखा था कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से। तो इन्होंने सिर्फ क्या कहा, इनका जो मैसूर राज्य का जो ऑर्डर आया था उसमें सिर्फ क्या शब्द लिखे गए थे कि ब्राह्मणों को छोड़कर सब क्या है, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो पहली बात तो इसमें एक आधार का अस्तित्व ही नहीं था, एक आधार गायब था। तो
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ापन केवल शैक्षणिक रूप से नहीं होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी होना चाहिए। और दूसरी बात कि पिछड़े वर्ग के उत्थान का मतलब, अगर आप किसी एक पिछड़े वर्ग का उत्थान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक इसके अलावा जो वर्ग बच गया है उसकी आप उसको इग्नोर ही कर दें, उसके साथ में आप पूरा उपेक्षापूर्ण व्यवहार करें, ये आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पिछड़ा वर्ग मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एकमात्र आधार मतलब क्या नहीं हो सकता है कि क्या है कि जो पिछड़े वर्ग को मतलब जानने के लिए ये नहीं हो सकता है कि सुसंगत ये तथ्य मतलब कि ये जाति या फिर गरीबी या फिर मतलब कुछ स्पेसिफिक सब चीजें होनी चाहिए कि ये भाई इस जाति से है, दूसरा बात ये गरीब है, इनके पास किसी तरह का काम धंधा नहीं है, इनकी सामाजिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो ये कुल मिला के ये सब फैक्टर क्या करेंगे, उसको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बनाएंगे, ना कि सिर्फ ये कि हाँ भाई ये जो एक ब्राह्मण के अलावा सारे जितने बचे हैं सारे क्या हो जाएगा कि एक सिर्फ एक आधार जाति, इस तरह से ये सब सुसंगत नहीं है। मतलब ये सिर्फ वैलिड नहीं है कि आप सिर्फ एक आधार पर और आइडेंटिफाई कर दो कि ये पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग अगर आपको किसी को डिक्लेयर करना है तो जाति, गरीबी, काम धंधा, उसकी जो सोशल कंडीशन है, सब चीजें देखी जाएंगी। और कोर्ट ने क्या कहा, जो 68% जो आरक्षण था उसको बहुत ज्यादा भयंकर भूल माना कि ये बिल्कुल गलत है। और जो ये नीति जो है गवर्नमेंट की, ये मतलब जो सोसाइटी है उसको उसकी जो मोस्टली जितना पार्ट है उसको क्या कर दिया है उन्होंने पिछड़े वर्ग में शामिल कर दिया है। तो ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। इसलिए और जो 15(4) के अधीन जो मतलब 50% मतलब 50% से ज्यादा आरक्षण हो गया तो वो क्या है, न्यायोचित नहीं है, क्योंकि इसमें कितना हो गया था 68%। इसलिए जो ये है 15 जो आपका जो ये गवर्नमेंट ऑर्डर जो है, ये कम्युनल ऑर्डर जो आपका शासकीय ऑर्डर जो है जो मैसूर राज्य के द्वारा जारी किया गया है, ये 15(4) के साथ सही नहीं है, एक धोखा है 15(4) के साथ, और मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो जो ऑर्डर था जिसमें 68% व्यवस्था कर दी गई थी तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ये डिसीजन इसमें आया था और 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये डिसीजन आया। ठीक है, इसके बाद में एक केस आया इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ, इसको मंडल केस भी नाम से भी जानते हैं। 93 में ये केस आया था। तो इसमें क्या हुआ, जो एमआर बालाजी जो हम ऊपर से पढ़ के आए हैं, इस वाले मामले को उलट दिया गया और क्या कहा गया कि वर्ग मतलब अगर कोई पिछड़ा वर्ग है तो उसको 2 हिस्सों में डिसाइड किया जा सकता है। देखिए कोर्ट बहुत, सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो बहुत दिमाग वाले लोग बैठे हैं वहां पर। ये जो इंदिरा साहनी में कोर्ट ने डिसीजन दिया, देखने में इसको ऐसा लगता है कि ये एमआर बालाजी के डिसीजन को उलट दिया गया है। एमआर बालाजी के डिसीजन मतलब एमआर बालाजी बाद में क्या केस था ये सबको समझ में आ गया ना, कि अभी हमने जो फैक्ट डिस्कस किए हैं उसको वो सबको समझ में आ गया है क्या? बताइए सबको क्लियर? जो एक शासकीय ऑर्डर आया था और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो जो ये एमआर बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य का डिसीजन था उसको इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। जो इंदिरा साहनी वाद था, मंडल केस जिसको बोलते हैं, इसमें क्या किया, इसके ऑर्डर को उलट दिया। इसमें क्या कहा था कि इस तरह से एक वर्ग को 2 भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, पिछड़ा वर्ग और अधिक पिछड़ा वर्ग। कि इन्होंने क्या किया था कि ये एक पिछड़ा वर्ग है, इसमें से इतना तो कम पिछड़ा है और इतना ज्यादा पिछड़ा है। ठीक है, इन्होंने इस तरह से 2 पार्ट में बांटा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इंदिरा साहनी वाद में क्या कहा, उसमें तो ये बोल दिया था निर्णय में कि आप इस तरह से बांट ही नहीं सकते। इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट का डिसीजन बहुत
इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग हैं तो इंटेलेक्चुअल डिसीजन देंगे कि एक वर्ग को बांटा तो जा सकता है, लेकिन ये तो है जनरल पिछड़ा वर्ग कि ये पूरा पिछड़ा वर्ग और ये है पिछड़ा वर्ग, और ये है क्रीमी लेयर। जो आप शब्द पढ़ते हैं ना, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ये इसी वाद का निर्णय है इंदिरा साहनी का कि ये ओबीसी में क्रीमी लेयर है, ये नॉन क्रीमी लेयर है। नॉन क्रीमी लेयर क्या होते हैं कि क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, देखो आपको मैं पूरा एकदम अपने लोकल लैंग्वेज में आपको इसको समझाते हैं। क्रीमी लेयर का मीनिंग होता है मलाईदार परत, कि देखिए ये जो है इसमें भी तो कुछ लोग होंगे ना जो रिच होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो उनको भैया हम आरक्षण नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने कहा, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये बहुत टेक्निकल डिसीजन देती है। जो जैसे केशवानंद वाला उनको समझ में नहीं, जैसे केशवानंद भारती में डिसीजन आया था, जो उस टाइम खुश हो रही है, वाह वाह हमारे पक्ष में डिसीजन आ गया, पर उनको पता नहीं था कि क्या कर डाला है सुप्रीम कोर्ट ने। उसी तरह से इस वाद में डिसीजन दिया था कि पिछड़े वर्ग को बांट तो सकते हो आप, लेकिन किस तरह से बांटेंगे कि जो ये पिछड़ा वर्ग है ना, ये एक तो इसका मतलब क्रीमी लेयर, एक तो क्रीमी लेयर होगा और एक नॉन क्रीमी लेयर। तो बाद में जो व्यवस्था यही है कि नॉन क्रीमी लेयर को तो आरक्षण दिया जाता है, लेकिन क्रीमी लेयर को उतना नहीं दिया जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी समर्थ हैं। तो इसलिए इस तरह से इसको बांटा जा सकता है। इस तरह से नहीं बांटा जाएगा कि ये पिछड़ा वर्ग और ये अधिक पिछड़ा वर्ग, इस तरह से नहीं बांटोगे आप। ये डिसीजन इसमें लिया, और जबकि कहा क्या ऊपर तौर पे कि हमने एमआर बालाजी के निर्णय को उलट दिया है, ठीक है। और इसके अलावा जो 50% वाली बात जो कही थी उसको वैलिड तो माना कोर्ट ने कि जो 50% तक ही आरक्षण दिया जाएगा, उसको वैलिड तो माना, लेकिन ये कह दिया कि जो विशेष तौर पर जो दूर दराज के एरिया जैसे हैं मणिपुर, नागालैंड, इस साइड के जो लोग हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक जातियाँ ही हैं, तो अगर आप 50% से ज़्यादा व्यवस्था नहीं, आरक्षण नहीं करेंगे तो वहाँ पे फिर संस्थाएं में एडमिशन नहीं होंगे, पूरी खाली पड़ी रहेंगी। तो ये इन्होंने कहा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण जनरली तो नहीं किया जाएगा कहीं पर, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आरक्षण 50% से प्लस किया जा सकता है, ठीक है। ये मैंने दोनों केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रेंड सेटर केस हैं कि ये कंसेप्ट कहाँ से आए थे, इसके लिए मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। दो इंटरेस्टिंग केस हो रहे हैं जिनके बारे में हम ऐसे ही बात कर लेते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ रहे हैं और स्पेसिफिक अगर मेयर से पढ़ रहे हैं तो इन सब चीज़ों को आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये चीज़ें मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिस्कस की हैं, आप कहीं से भी पढ़ेंगे ना आपको नहीं मिलेंगी ये चीज़ें जल्दी से इतना, क्योंकि बहुत माथापच्ची करने के बाद में 50 जगह पढ़ने के बाद में ये सब चीज़ें सारी एक जगह कंसाइज की हुई हैं, क्योंकि आप एक किताब में पढ़ेंगे कुछ लिखा हुआ है, एक किताब में पढ़ेंगे कुछ लिखा हुआ है। तो दो बात और हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए एक केस आया था, ये देखिए ये जनरल एक सोशल पर्सन होने के नाते आपको पता होनी चाहिए, ये बात शायद आपको हो सकता है पता हो कि एक केस आया था वलसम्मा पॉल वर्सेस कोचिन यूनिवर्सिटी 1996 में, ठीक है। उसमें क्या था, एक वैकेंसी निकली थी, ठीक है, प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी उसमें। तो उस वैकेंसी में क्या था कि एक पोस्ट थी, वो किसके लिए थी, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, और दूसरी के लिए जो थी जनरल कैटेगरी के लिए। तो एक जो लेडी थी उसके नंबर, मतलब इसके लिए स्पेसिफिक नंबर थे और इसके लिए स्पेसिफिक नंबर थे। तो जो मैडम थी वलसम्मा पॉल, इनके क्या थे, नंबर नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, उस पद के लिए एक SC ST के मेंबर से शादी कर ली इन्होंने, ठीक है। और जो इस पद की दूसरी जो उम्मीदवार थी उसको नौकरी नहीं मिली, और इसने इससे शादी करके, एक SC ST के पर्सन से शादी करके और अपना नाम SC ST मेंबर लिखवा के और ये पोस्ट हासिल कर ली। तो जिसका इस पर सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि SC ST के लिए मार्क्स कम थे, जो क्वालिफिकेशन था वो कम था,
इस पर सेलेक्ट तो वो हो गई क्योंकि वो थी तो जनरल, लेकिन SC ST से शादी करने के कारण वो सेलेक्ट हो गई। तो जो सेलेक्ट नहीं हुई थी, जैसे ये वलसम्मा पोल तो सेलेक्ट हो गई थी, लेकिन वलसम्मा पोल के अलावा जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए थे उन्होंने क्या किया, एक रिट लगाई कि जो वलसम्मा पोल जो हैं वो जन्म से SC ST वर्ग की नहीं है, और इन्होंने विवाह के माध्यम से ये जो पिछड़ी जाति का जो सदस्य ये बनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये फाइनलाइज किया कि एक उच्च जाति की महिला अगर पिछड़ी जाति के सदस्य से शादी कर लेती है तो वो 15/4 या 16/4 की सुविधाएं उसको नहीं मिलेंगी। क्योंकि देखिए अपने इंडिया में एक व्यवस्था है जो मुझे बहुत फालतू की व्यवस्थाएं लगती है पर्सनली, अगर मेरे इस कमेंट से किसी को दिक्कत भी होती है तो हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कि एक कोई स्पेसिफिक जाति में पैदा हुए हैं। पहली बात तो ये सारा होच पोच इतना बना डाला है पूरे वर्ल्ड में, ये जाति और वो जाति, तो कि अगर कोई लड़की समझ लीजिए ब्राह्मण है और वो दूसरी जाति से शादी कर लेती है तो वो दूसरी जाति जिस जाति का वो लड़का है वो उस जाति की बन जाएगी। ये सिस्टम है, ये समाज में चला आ रहा है, यही होता है। तो इन्होंने क्या किया, शादी कर ली और SC ST बन गई। तो इस वाद में ये डिसीजन आया कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप SC ST OBC किसी से भी शादी कर लेते हैं तो आप उस जाति को मिलने वाले फायदे नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या, आप वो नहीं बनेंगे। ये था कोर्ट का डिसीजन। और अभी करंटली एक 2005 का वाद है, सुनीता कनवारिया वर्सेस मीरा कनवारिया, सुप्रीम कोर्ट 2005। ठीक है, सुनीता कनवारिया वर्सेस मीरा कनवारिया। इस वाद में भी वलसम्मा पोल वर्सेस कोचीन यूनिवर्सिटी के वाद को ही, इसके डिसीजन को ही फॉलो किया गया है कि कोई भी एक उच्च जाति की महिला यदि पिछड़ी जाति के सदस्य से विवाह कर लेती है, और देखिए इस वाद में स्पेसिफिक एक बात की गई है कि महिला बात की गई है, यहाँ इस वाद में ये बात नहीं की गई है कि एक पुरुष महिला से शादी कर ले, क्योंकि पता है इंडिया का सिस्टम ये है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से शादी कर लेगी तो लड़के वाली जाति की बन जाएगी। ये सिस्टम थोड़ा ही है, इतना औरतों को वैल्यू थोड़ी दी गई है कि अगर कोई औरत कोई पुरुष अगर इस औरत से शादी कर ले तो वो उसकी जाति का बन जाएगी। ये तो डिसीजन, ये तो सिस्टम ही नहीं है। फालतू के सिस्टम तो ये है ना इंडिया में कि अगर आप इस जाति के हैं और इस जाति से शादी कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि कोई लड़की है जो शर्मा है, समझ लीजिए A शर्मा नाम की कोई लड़की है, शादी हो गई और सामने वाले समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, वो लड़की आज तक शर्मा लगाती आई है, शर्मा ही है, और दूसरी कम्युनिटी में उसकी शादी हो जाती है जो क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि वो बनिया है, ठीक है, अग्रवाल या फिर कुछ भी, कोई भी उनकी कास्ट है। तो जैसे वो कोई अपनी जाति का यूज भी करेगी ना अपने शब्द का, तो उसको बाकायदा ये कहा जाएगा कि नहीं आप ये नहीं, आप ये हैं, अब आपको अब ये शर्मा नहीं लगाना है। अरे अगर कास्ट सिस्टम है ही, अगर कास्ट सिस्टम आपने बना ही रखा है तो किसकी इतनी जरूरत है या फिर किसमें इतनी हिम्मत है कि एक शादी जैसी चीज से आप उसकी कास्ट बदल देंगे। देखिए जन्म संस्कार और विवाह संस्कार में बहुत डिफरेंस होता है। अगर जाति सिस्टम बनाया गया है, आप अगर जाति में विश्वास रखते हैं, क्या आप क्या कह रहे हैं कि हम इस जाति से हैं और विवाह से आप इस जाति में ट्रांसफर हो जाएंगी, तो अगर पहली बात तो आप या तो जाति सिस्टम को मानो मत, दूसरी बात जाति सिस्टम को अगर मान भी रहे हो तो किसी का विवाह किसी की जाति कैसे बदल सकता है। सिर्फ जब हमारे समाज में जाति सिर्फ और सिर्फ जन्म डिसाइड करता है कि आप इस स्पेसिफिक इस समाज में जन्मे हैं तो आप इस जाति के हैं, या तो कंप्लीटली मानो मत कि भैया हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस जाति का है, ठीक है, मानो मत। तो अगर मान भी रहे हो तो इतना तो आपको नॉलेज रखना चाहिए कि किसी की शादी जो जिस में पैदा हुआ है, जिस जाति में पैदा हुआ है, आप विवाह से कैसे उसकी जाति बदल दोगे? उसको ब्राह्मण से शर्मा से दूसरे में शिफ्ट कर दोगे? एक विवाह हो गया, शिफ्ट हो गए, दोनों अलग अलग यूनिट है, अलग अलग जगह पैदा हुई हैं। एक बात बताइए, शादी हुई है तो
शादी हुई है तो लड़की की शादी में देखो संस्कार तो एक जैसे थे, फेरे लड़के की भी हुई, फेरे लड़की की भी हुई है, संस्कार सब एक जैसे हैं, शादी दोनों की हुई है ना। तो फिर ये जो लड़की की जाति बदल जाती है, ये सिस्टम मुझे पता नहीं कहाँ से आ गया है। लड़के की भी तो बदल सकती है, वो कोई नहीं बोलता है कि लड़के की भी बदल सकती है। तो ये जो लूप होल्स हैं वो हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, इसीलिए एक ये डिसीजन आया। मुझे लगता है इन फ्यूचर एक ऐसा डिसीजन भी आ जाना चाहिए, कोई ना कोई लड़की होगी जिसको अगर ज़्यादा टॉर्चर किया गया तो वो रिट लगाएगी कोर्ट में कि भैया मेरी जाति ये है और मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं ये लोग कि तुम ये नहीं, तुम ये कास्ट लगाओगी। वो रिट लगाएगी और फिर इसमें इन फ्यूचर हो सकता है डिसीजन आए कि जो जिस जाति की है वो उसी जाति की रहेंगी, वो किसी दूसरी जाति में विवाह से ट्रांसफर नहीं होंगी। क्योंकि देखिए एक तरह से ये डिसीजन यही तो है, वलसम्मा पॉल वर्सेस कोचिन यूनिवर्सिटी क्या था, यही तो था ना कि अगर कोई लड़की जनरल है तो SC/ST से शादी करेगी तो वो SC/ST नहीं बन जाएगी, मतलब SC/ST के लाभ नहीं ले पाएगी। इसका मतलब यही तो है, इसमें इनबिल्ट यही तो बात सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रहा है कि अगर आपने शादी कर ली है तो आप SC/ST थोड़ी बन गए हो, OBC थोड़ी बन गए हो, जन्म से तो आप वही हो। तो एक बात बताइए, जब आप किसी से SC/ST OBC वाले से शादी करके अगर आप SC/ST OBC नहीं बन सकते हो तो फिर अपने आप समाज में सिस्टम आपने जोड़ रखे हैं कि आप हिंदू हैं, मतलब आप ब्राह्मण हैं तो आप अगर किसी से शादी कर लेंगे तो आप बनिया बन जाएंगे, या फिर किसी से शादी कर लेंगे तो आप कायस्थ बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, XYZ कुछ भी बन जाएंगे। तो वो आप कैसे बन जाते हैं जब आप शादी करके SC/ST OBC नहीं बन सकते, तो फिर ये ट्रांसफर कैसे हो जाता है। तो मुझे लगता है इस पे भी कभी ना कभी कोई ना कोई केस जरूर आएगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू की पंचायत है हिंदुस्तान में कि पुरुष वर्ग ही आएगा, एक समय आएगा बहुत जल्दी आने वाला है जब ये सारी पंचायत खत्म हो जाएगी कि हम लड़के के घर जा रहे हैं तो उसी की जाति हो जाएगी, उसी का कास्ट हम यूज करेंगे, ये सब चीजें हैं बस। एक तो इस क्लास में किसी बच्चे को शादी से पता नहीं हर बच्चे को क्यों इरिटेशन है। इसी को तो बेटा पितृसत्ता कहते हैं कि लड़की का ही बदलेगा, सारे दुनिया जहान के व्रत रखने हैं, लड़की को रखने हैं, दुनिया जहान के व्रत रखने हैं, वो बेटों के लिए रखने हैं, दुनिया जहान के सारा काम है जो लड़की पे लागू होगा। ये सब पितृसत्ता है और एक समय आएगा, वो समय दूर नहीं है। अब बेटा वैसी लड़कियां नहीं रही हैं, जो पहली थी ना वो महिला नहीं बची है। जो ये सशक्तिकरण है ना, सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं होता है कि आप कानून बना दे लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। सशक्तिकरण ये नहीं होता है कि आप 5 व्यवस्थाएं लड़कियों के लिए कर रहे हैं। सशक्तिकरण ये होता है कि जब आपको कोई कुछ कहे कि तू ये कर तो आप बोल सके नहीं करूंगी मैं ये। एक औरत है, कुछ उपवास समाज में होते हैं कि ये जिनके बेटे होंगे वो उपवास रखेंगे। आप लोग यूपी से अगर हैं तो आपको इस सब में पता भी होगा, तो कि आप बेटे होंगे तो आप ये उपवास रखेंगे, अगर आपके बेटियां हैं तो आप ये उपवास नहीं रखेंगे। एक बात सोचिए, क्यों वो बच्चे नहीं है क्या? सिर्फ ह्यूमन बीइंग इज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग है ना सब। आइडेंटिफिकेशन तो प्रकृति ने, नेचर ने दिया है कि आप एक लड़की के तौर पे पैदा हुए हैं और कुछ 2 जेंडर है, सिर्फ वो बच्चे ही होते हैं। बढ़िया, क्या फर्क पड़ता है कि किसके पास कौन सा जेंडर है? किसी के पास लड़की हो सकती है, किसी के पास लड़का हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं कि सशक्तिकरण 4 व्यवस्थाएं करने से नहीं आएगा। सशक्तिकरण यही है कि आपकी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप खुद के लिए आवाज उठा सकें, बोल सकें मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये चीज सही नहीं लगती है। यही सशक्तिकरण होता है। सशक्तिकरण खुद के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ बोलना सशक्तिकरण है। 4 व्यवस्थाएं करने से सशक्तिकरण नहीं आएगा कि ये व्यवस्था कर दिया, ये व्यवस्था कर दिए। सब कुछ नॉर्मल रहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि स्पेसिफिकेशन क्यों कर देते हैं महिलाओं के लिए? क्यों? हम जितना सब लड़के कर सकते हैं, जितना जेंट्स कर सकती है, उतना लेडीज भी कर सकती हैं। किसी स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बच्चों के लिए प्रावधान करिए, क्योंकि वो इतने बड़े नहीं है, समर्थ नहीं है। महिला पुरुष सबके लिए समान होना चाहिए।
सब मैनेज करो। कोई मेरे को तो लगता है ये यही भेदभाव कर देते हैं कि भैया महिलाओं के लिए ये प्रोविजन होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं। सब में सब एबिलिटी है, सब कुछ कर सकती हैं औरतें। इवन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुरुष नहीं कर सकते हैं, जबकि महिला कर सकती है। आप एक बात देखिए, अगर कोई सिंगल पेरेंट है और एक तो है मदर और एक सिंगल पेरेंट है फादर किसी बच्चे के पास, आप देखिए जो सिंगल पेरेंट मदर का जो बच्चा होगा उसका लाइफ, उसके घर, अगर वो जॉब में भी है, सिंगल पेरेंट मदर है, वो चाहे जॉब कर रही है लेकिन वो किसी तरह भी करेगी, चाहे वो जॉब कर रही है चाहे कुछ भी करके वो अपने बच्चे को उसका अपब्रिंगिंग करती है, तो वो सब कर लेती है। वो जॉब भी संभाल लेगी, वो घर भी संभाल लेगी, इवन घर में एक दो चार और हुए उनको भी संभाल लेगी। लेकिन अगर कोई सिंगल पेरेंट फादर है, घर की आप स्थिति देखना कितनी लंका लगी हुई होती है घर की, समझ ना आए घर में नमक मिर्ची भी कहाँ है किचन में। तो एक लेडीज जो है ना वो ज्यादा कैपेबल होती है, तो कोई जरूरत नहीं है किसी लेडीज को किसी स्पेसिफिक प्रोविजन की, हम सब कर सकते हैं। सशक्तिकरण वही होगा जिस दिन कोई स्पेसिफिक प्रोविजन औरतों के लिए नहीं होगा, सबके लिए इक्वल प्रोविजन होंगे, वो सशक्तिकरण होगा। जब उनके साथ किसी तरह का भेदभाव होगा तो वो बोल सकती हैं कि मेरे साथ ये करने की जरूरत नहीं है, वो सशक्तिकरण होगा। ठीक है, आपने क्या बोल डाला, मैं पढ़ तो लूं। देखिए दुख मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अब जहां तक आप देखेंगे ना, अब वैसे पुरुष भी नहीं बचे हैं। देखिए अब वो एक्सेप्शन हर जगह होता है, वो तो जब 2050 होगा ना तब भी होंगे कि कोई हम हस्बैंड हैं, हम पिता हैं, हम बेटा हैं, तो हमारे नखरे उठाए दुनियादारी, हमारी माँ, हमारी बीवी, हमारी बेटी हमारे नखरे उठाए। वो तो 2050 के 3000 में भी, जब 3000 में भी चले जाएंगे ना तब भी रहेगा। हाँ, तो इसलिए लड़के भी, वो वैसे लड़के भी तो नहीं रहे कि जो शोषण करना चाहे, पितृ सत्ता रखना चाहे, बिल्कुल वो भी आजकल ऐसा नहीं है कि लड़कियां वैसी नहीं रही हैं, लड़के भी बिल्कुल वैसे नहीं रहे हैं। आजकल के लड़के हैं, कपल्स आप देखते हैं सब बिल्कुल इक्वल फैमिली लाइफ स्पेंड करते हैं, बहुत अच्छी, बहुत सुकून वाली जिंदगी है उनकी। तो एक समय आएगा जब ये टाइम चेंज हो जाएगा। चलिए, हम टॉपिक से बहुत ज़्यादा भटक गए हैं, अब आगे टॉपिक पे चलते हैं। उसको ये नहीं बोलना चाहिए था, उसको ये बोलना चाहिए था आपको कि आपके घर में जिसके जैसे उसके पास बेल्ट है उसी तरह आपके पास, उसने क्या किया, अपना पर्सनल सामान यूज किया, तो आपको उसको ये राय देनी चाहिए थी कि इस तरह से आपके पास भी बहुत सारे सामान घर में हैं जो इस तरह से, जिस तरह से बेल्ट प्रयोग में लाया जाता है वो प्रयोग में लाए जा सकते हैं। बहुत सारे सामान घर में आसपास दिखते हैं और उनको जब प्रयोग महिला द्वारा किया जाता है तो बहुत अच्छे से सामने वाले को समझ में आएगा कि वो आगे से बेल्ट का प्रयोग ना करें। ठीक है, 7 जन्म तक उसको याद भी रहेगा अगर आप अपने आसपास के सामान का यूज करने पे आ जाएं। आपको ये बोलना चाहिए था उनको। देखिए ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि महिलाएं को अब स्थिति बहुत बदल गई है, तो ये पुरुषों में भी बहुत बुरी बुरी बीत रही है। मेरे पास मैंने केसेस भी देखे हैं कि जो ये डोमेस्टिक वायलेंस के केस में लड़के हैं और उनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ कि रियल में वो पिटते हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति नहीं है कि सिर्फ महिलाओं पे ही डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी तक सब क्लियर? ठीक है, देखिए जो 15/4 था उसके तहत क्या शिक्षण संस्थानों में SC ST और OBC को आरक्षण मिल गया, लेकिन हमारे जो हायर एजुकेशन थे
जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे उनमें हमने हमेशा से ये देखा है कि जैसे कि एम्स है, आईआईटी है, आईआईएम्स है, निफ्ट है, नीट है, इन सब में हमने आरक्षण के दायरे से इनको सबको पहले हमने बाहर रखा था। हमने ये व्यवस्था बनाई थी कि इन पे हम मेरिट बेसिस पे ही बच्चों को लेंगे। तो इस मान्यता के साथ साथ कि ये सब मेरिट बेस पे रहेंगे तो एक बहुत जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो निकल के आएंगे, तो रिजर्वेशन की व्यवस्था इसमें नहीं की गई। तो लेकिन 2005 में एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में होता है, और आंदोलन किया किसने? पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों ने। और उन्होंने क्या कहा कि हायर एजुकेशनल जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिजर्वेशन होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक और अमेंडमेंट किया गया जो था 93rd अमेंडमेंट, और उसके द्वारा जो कि 2006 में लागू हुआ था, और उसके बाद में एक नई धारा जोड़ी गई सेक्शन 15(5). जो आप 15(5) देखते हैं वो 93rd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, क्या लिखा है कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्ग की उन्नति या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने के लिए निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत कि मतलब कि 30 में जो बताए गए हैं ना, उनके अलावा जो शिक्षण संस्थान हैं जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थान भी हैं, कि मतलब प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में दोनों में ये दिया गया था, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, प्रवेश से संबंधित हैं। क्या है कि 19(1) के खंड उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने चाहिए, और उनके कोई भी वर्ग, चाहे वो SC है, ST है या फिर OBC है, और लेकिन वो क्या होने चाहिए? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने चाहिए, और कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के मतलब ये क्या है? प्रवेश से संबंधित है। किसमें? शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से ये संबंधित है। तो ये आर्टिकल 93rd अमेंडमेंट से जोड़ दिया गया, और प्रवेश को लेकर प्रवेश में आरक्षण दे दिया गया। किसको? हायर जो एजुकेशन था उसमें प्रवेश से संबंधित ये दिया गया था। क्या था? ये SC, ST और OBC को, और आधार क्या था इसका? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ नागरिक, इनको दिया जाएगा, प्रवेश में दिया जाएगा। और क्या है कि 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न, मतलब ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इसका विरोध ना किया जाए, इसके लिए ये कह दिया गया कि कोई कह दे कि ये अगर ऑलरेडी ये व्यवस्था है, तो ये बोल दिया गया था इसमें कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान जो हैं उनसे ये भिन्न जो है उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। और ये जो 93rd जो अमेंडमेंट आया था, इसको भी चैलेंज किया गया था। किसमें? अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस भारत संघ 2008 में ये वाद आया था, और इसको इस आधार पर मतलब चैलेंज किया गया था कि जो आधारभूत ढांचा है उसका वॉयलेशन करता है ये, कि क्योंकि देखिए जब एक व्यवस्था कहीं है तो उससे रिलेटेड दूसरी व्यवस्था अगर की जा रही है, तो जो केस था ये अशोक कुमार वर्सेस भारत संघ 2008 में, इसमें ये कहा कि ये आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानने से इनकार कर दिया था और इसको रेगुलराइज रखा था कि आर्टिकल 15(5) जो जोड़ा गया है तो वो एकदम सही है। तो फिर आप देखते हैं कि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से बैकवर्ड के लिए तो प्रावधान है, लेकिन इकोनॉमिक बैकवर्ड जो हैं उनके लिए कोई प्रावधान कभी नहीं था, और इसको सब बाकायदा देख रहे थे। तो बाद में मोदी जी की गवर्नमेंट के दौरान 103rd अमेंडमेंट किया गया और जोड़ा गया 15(6), 103 नंबर अमेंडमेंट से ये जोड़ा गया था। और इसमें क्या व्यवस्था की गई थी कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 21 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 की खंड 2 की कोई बात, इनको पहले ही बोल दिया गया था ताकि कोई ये ना कहे हमारे साथ ये भेदभाव हो गया है। या अनुच्छेद 29 के खंड की 2 की कोई बात राज्य को खंड 4 और 5 में उल्लेखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के, मतलब खंड 4 और खंड 5 में उल्लेखित वर्गों से भिन्न, इसका मतलब ये है इनमें 4 और 5 में कौन कौन से वर्ग हैं? OBC, SC और ST। तो इसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? जनरल।
जनरल कैटेगरी के बारे में इसमें बात की जा रही है कि खंड 4 और खंड 5 में उल्लेखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है, कि अगर कोई आर्थिक रूप से निर्बल जो है उनके लिए व्यवस्था करने से, विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। कि खंड 4 और 5 की कोई भी बात मतलब जो है वो अगर इनके अलावा जो वर्ग हैं उनके लिए अगर कोई व्यवस्था की जाती है तो उसको उनसे निवारित नहीं किया जाएगा। कि अगर कोई आर्थिक रूप से निर्बल है तो उसके लिए व्यवस्थाएं की जा सकती है। अब क्या है, खंड 4 और खंड 5 में उल्लेखित, इसका खंड है क्या कहता है कि खंड 4 और खंड 5 में उल्लेखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के, कि मतलब जनरल कैटेगरी, क्योंकि 4 और 5 में कौन है, 3 कैटेगरी बताई गई है, ओबीसी, एससी और एसटी। नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शिक्षण, पहली बात तो ये जनरल आरक्षण है, दूसरी बात ये शैक्षणिक संस्थाओं में जिनके अंतर्गत अनुच्छेद 30 जैसे ऊपर जो व्यवस्थाएं की गई है ना, सेम व्यवस्थाएं यहाँ कर दी गई हैं, बस यहाँ पे नाम बदल दिया गया है कि जो 4 और 5 के अलावा जो वर्ग है, मतलब जो जनरल कम्युनिटी है, तो उनको शैक्षणिक संस्थाओं में जिनके अंतर्गत 30(1) के खंड में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न, मतलब जो ऊपर व्यवस्था थी जैसे कि भाई 30(1) के अलावा जो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी कॉलेज हो, वहाँ चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली है या सहायता न पाने वाली है, प्रवेश से संबंधित है, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षणों के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्ययन होंगे। मतलब कि कुल मिला के बात यह है कि 10% आरक्षण जनरल कम्युनिटी को, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको दे दिया गया। ठीक है, और इसका स्पष्टीकरण क्या कहता है कि इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वे होंगे, कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग क्या होगा कि जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के लिए अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अनुसूचित किए जाएं। इसका मतलब यह है कि कोई जनरल कम्युनिटी का कोई मेंबर है तो वो आर्थिक रूप से दुर्बल है, ये डिसाइड कैसे होगा, या आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि कोई पर्सन जो है वो आर्थिक रूप से दुर्बल कैसे है। तो क्या लिखा है कि सूचक जारी किए जाते हैं कि इतनी आय से कम, ऐसे तरह तरह के सूचक जारी किए जाते हैं कि इसकी वार्षिक आय अगर इतने से कम है तो वो आर्थिक रूप से दुर्बल की कैटेगरी में आता है। तो ये स्पष्टीकरण बताता है कि आर्थिक रूप से दुर्बल क्या है। और खंड 1 क्या जनरल उपबंध करने के बारे में, मतलब जनरल प्रोविजन है कि आरक्षण दिया जाएगा, और दूसरा क्या है, प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था 6 का जो ख है वो व्यवस्था करता है। और जोड़ा किससे गया है, 103 अमेंडमेंट से। और कुल मिला के इसमें बात ये कही गई है कि जो जनरल कम्युनिटी में दुर्बल लोग हैं, किससे, आर्थिक रूप से, उनके बारे में ये व्यवस्था करता है। तो इसके बारे में क्या है, पहली बार कोई ऐसा आर्टिकल आया जिसमें स्पेसिफिक परसेंटेज बताया गया था, नहीं तो अदरवाइज कोई भी आर्टिकल में स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं बताया गया था। दूसरा कि सामान्य वर्ग को लेकर पहली बार आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई थी। तीसरी बात, आर्थिक पिछड़ेपन का शब्द का प्रयोग जो है वो आज तक संविधान में नहीं किया गया था। ये 103 जो अमेंडमेंट है इसके द्वारा ही ये प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 15 सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा जितना हमने इस पर डिस्कस किया है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो बता दे। बिल्कुल सबको क्लियर। क्लास एक बार फिर से सुनना, फॉरवर्ड करके सुन लेना, क्योंकि बीच में हमने कुछ काफ़ी डिस्कशन कर दिया तो उसको भगा देना बीच में से। ठीक है, डन। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगी, कल नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। कल क्लास आज वाली भी रिपीट करनी है और कल का टॉपिक भी आप पढ़ के आएँ। ठीक है बेटा, गुड नाइट, आराम करिए, कल मिलते हैं।